इस वीडियो में हम टिश्यू के फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ये आप देख सकते हो। देखिए, मेडिकल साइंस की जो मैक्सिमम डिजीज है वो एपिथेलियम से ही शुरू होती है, जैसे कैंसर, अल्सर, इन्फेक्शन, एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट और सीक्रेशन डिसऑर्डर। सबका रूट एपिथेलियम टिश्यू में ही होता है। सबसे पहले एपिथेलियम के स्ट्रक्चर को पहचानते हैं कि दिखने में एपिथेलियम की स्ट्रक्चर होती कैसी है, और इसके मेनली 6 गोल्डन पॉइंट्स हैं। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू को पहचानने के जो 6 तरीके हैं उनमें पहला है कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती है, यानी कि सेल्स के बीच में ऑलमोस्ट नए के बराबर स्पेस होता है। यह टाइट पैकिंग, प्रोटेक्शन और बैरियर का काम करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मिनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वो बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर आपको इसमें सेल्स ही सेल्स दिखाई देंगी। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम होगी और सेल्स ज़्यादा होंगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल पोलैरिटी का, यानी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी जो एपिकल सरफेस है वो फ्री होती है और बाहर की तरफ होती है, जैसे कि ये इसको एपिकल सरफेस बोलते हैं, और यह बेसल सरफेस से जुड़ी होती है। इसकी जो ये पोलैरिटी है ये इसको एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है बेस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, यानी कि नीचे सपोर्टिव लेयर होती है जिसको बेस मेम्ब्रेन बोलते हैं ये। और जो इसका पांचवा पॉइंट है वो ये कि यह टिश्यू अवैस्कुलर होता है, यानी कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होगी और इसको जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूजन से मिलेगा। छठा पॉइंट है कि यह हाईली रीजनरेटिव होती है, जिसकी सेल्स काफ़ी जल्दी डिवाइड करती है और इस वजह से जो डेली वियर एंड टियर होता है उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल हो पाती है। अब देखो कि इतनी टाइट पैकिंग के बावजूद भी सेल्स एक दूसरे से अलग क्यों नहीं होती, तो इसका आंसर है सेल जंक्शन। टिश्यूज के बीच में कुछ 3-4 तरह के जंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये 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 और ये। देखिए, पहला है टाइट जंक्शन। ये सेल्स को सील करने का काम करता है, यह लीकेज को रोकता है और यह इंटेस्टाइन और किडनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब यह टाइट जंक्शन फेल होता है उस वजह से डायरिया और लीकेज सिंड्रोम्स जैसी कंडीशन बनती है। अब जो दूसरा जंक्शन है एडहेरेंट जंक्शन, देखिए ये मैकेनिकल अटैचमेंट होती है और यह एक्टिन साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है। अब जो तीसरा है डेस्मोसोम्स, देखिए ये स्किन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और अगर डेस्मोसोम फेल होता है तो वहाँ पर ब्लिस्टरिंग डिजीज पैदा होता है। अब बारी आती है गैप जंक्शन की। देखिए, यह गैप जंक्शन सेल टू सेल जॉइंट करने का काम करता है और सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम करता है। इसमें आयंस सिग्नल पास होते हैं और हार्ट और स्मूथ मसल्स कोऑर्डिनेशन में जो गैप जंक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जंक्शन का मतलब है स्ट्रेंथ प्लस कम्युनिकेशन प्लस बैरियर। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को समझते हैं। यह एपिथेलियम की सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है। देखिए, एपिथेलियम खुद अवेस्कुलर होती है
तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? देखिए, ये है एपिथेलियम टिश्यू और ये जो इसकी अपर सरफेस है इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस, और ये जो इसकी लोअर सरफेस है इसको बोलते हैं बेसल सरफेस, और बेसल सरफेस के नीचे ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना दो होते हैं, और ये नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यूज को जोड़ने का काम करती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को समझते हैं। देखो, एपिथेलियम टिश्यू को न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू मिलता है, डिफ्यूजन से। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये इसको सपोर्ट देती है और एपिथेलियम टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ती है, और यही फिल्ट्रेशन का काम करती है, और इसके अलावा यह रीजनरेशन को भी सपोर्ट करती है। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, इसमें दो डिवीजन होते हैं, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना। बेसल लेमिना एपिथेलियम साइड की ओर होता है और जो रेटिकुलर लेमिना है वो कनेक्टिव टिश्यू की साइड पर होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन की लेयर्स कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन कि सेल की शेप क्या है। बात लेयर्स की करें तो दो लेयर होती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर। और बात करते हैं इसकी सेल की शेप की, तो इसकी सेल की शेप तीन टाइप की होती है। एक है स्क्वोमस यानी कि फ्लैट, दूसरी क्यूबॉइडल यानी कि क्यूबिक, और तीसरी कॉलमनर यानी कि टॉल। इनका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जो सिंपल स्क्वोमस जो सेल होती है वो एल्वियोली में होती है और ये डिफ्यूजन का काम करती है। स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो मल्टीपल सेल्स होती है वो स्किन में होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो तीसरी है कॉलमनर, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है और सिक्रेशन का काम करती है, और ये इंटेस्टाइन में होती है। देखिए, स्ट्रक्चर हमेशा फंक्शन को फॉलो करती है। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू के मेनली 5 काम होते हैं: प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन और सेंसरी रिसेप्शन। अब ये समझते हैं कि जब एपिथेलियम टिश्यू फेल होता है तब क्या होता है। तो इसमें पहली कंडीशन आती है अल्सर की, जिसको एरोजन भी बोलते हैं। इसमें एपिथेलियम टिश्यू का लॉस होता है और जो इसके नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एक्सपोज होती है। एक्सपोज होने का मतलब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और अंदर की बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखने लगती है। इस कंडीशन में पेन होता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इंक्रीज्ड परमिबिलिटी, यानी कि टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो टाइट जंक्शन होते हैं वो फेल होते हैं, और ऐसी कंडीशन में डायरिया या फिर एडिमा जैसी कंडीशन बन सकती है। देखिए, तीसरी कंडीशन है कैंसर की, इसको कार्सिनोमा भी बोलते हैं। इसमें आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होता है। देखिए, जैसे ये एक हेल्दी एपिथेलियम टिश्यू है और ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये इसके स्टेम सेल्स हैं। अब जब ट्यूमर होता है तब जो इसकी सेल्स है ये अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होती है और ऐसे करके एक ट्यूमर का निर्माण होता है। पर ये ट्यूमर अभी नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब कि ये अभी इसी जगह पर है, यह अभी उस कंडीशन में नहीं है कि यह पूरे शरीर में फैल सके। अब होता क्या है कि आपकी जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये रैप्चर कर जाती है। इस वजह से आपकी जो ट्यूमर सेल्स हैं ये बाहर निकलती है और धीरे धीरे यह पूरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाती है।
अब सबसे कॉमन सवाल कि एपिथेलियम अवैस्कुलर क्यों है, इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, अगर एपिथेलियम में ब्लड वेसल्स होती तो जो बैरियर जो ये बनाती है वह टूट जाता और लीकेज होता, और इस वजह से इन्फेक्शन आसानी से फैलता और एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन ये भी डिस्टर्ब होता, क्योंकि एपिथेलियम का काम है प्रोटेक्शन देना और एक सिलेक्टिव एक्सचेंज प्रोवाइड करना। ब्लड वेसल्स इन कामों में बाधा डालती, इसलिए नेचर ने ये रूल बनाया कि एपिथेलियम में ब्लड सप्लाई नहीं देनी है। तो फिर इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? एपिथेलियम टिश्यू है वो नीचे की जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, और यह न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आता है। देखिए, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन स्लो होता है, इसलिए एपिथेलियम की जो लेयर है वो थिन होती है, पतली होती है। अब दूसरा सवाल कि एपिथेलियम इतनी जल्दी रीजनरेट क्यों करती है? देखिए, एपिथेलियम जो होती है इन्वायरमेंट के कनेक्ट में रहती है और फ्रिक्शन और केमिकल बैक्टीरिया को सहन करती है। इसमें डेली वियर एंड टियर होता है। तो अगर रीजनरेशन स्लो होगा तो स्किन है वो रोज अल्सरेटेड रहेगी, यानी कि उसमें रोज कुछ ना कुछ पिंपल वगैरह होते रहेंगे। गट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि गट में भी यही होता है। इसलिए एपिथेलियम में बेसल लेयर स्टेम सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस माइटोसिस होता है और ओल्ड सेल्स शेड होती रहती है। यही रीज़न है कि जो स्किन है हर हफ्ते में रीजनरेट करती है, खुद को नई बनती है, और जो इंटरस्टिशियल जो लाइनिंग है, जो आपके इंटेस्टाइन की जो दीवार है, वो भी हर दिन नई होती है। देखिए, जो कीमोथेरेपी होती है उसमें एपिथेलियम सबसे पहले अफेक्ट होती है, जैसे कि हेयर लॉस, माउथ अल्सर, और जो रैपिड टर्न और टिश्यू होते हैं ना वो इसमें अफेक्ट होते हैं। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ज़्यादातर कैंसर्स एपिथेलियम ओरिजिन के ही क्यों होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें सेल डिवीज़न फ्रीक्वेंट होता है और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। रीजनरेशन भी कंटिन्यूस होता है। अब क्योंकि सारी चीज़ें हैं, इसमें सेल डिवीज़न ज़्यादा है, एपिथेलियम टिश्यू में म्यूटेशन जो चांस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और एक्सटर्नल इंसल्ट्स जैसे कि स्मोक, एसिड, यूवी वगैरह, इनका एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। इसलिए एपिथेलियम टिश्यू कैंसर प्रोन टिश्यू है, क्योंकि इसमें नेचुरली रीजनरेशन सेल डिवीज़न ज़्यादा है। देखिए, अल्सर को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्सर यानी कि लॉस ऑफ एपिथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोजर, यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका लॉस होता है और नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बाहर निकलने लगती है। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले एपिथेलियम डैमेज होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज होती है, उसके बाद उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक्सपोज होता है, और इस वजह से पेन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग रिस्क बढ़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पेप्टिक अल्सर, प्रेशर अल्सर, ओरल अल्सर। देखिए, जो पेन होता है वो अराइज होता है क्योंकि जो अंदर का जो डीपर टिश्यू है उसमें नर्व्स होती हैं, और क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू में नर्व नहीं होती तो इसमें पेन नहीं होता। लेकिन जब अंदर का कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज होता है तब वहाँ पर पेन होता है, क्योंकि उसमें नर्व्स होती हैं। और जो इसकी जो हीलिंग है वो डिपेंड करती है आपकी एपिथेलियम टिश्यू की रीजनरेशन कैपेसिटी पर। जितनी जल्दी आपका एपिथेलियम टिश्यू खुद को रीजनरेट कर लेगा, वह अपने नीचे के कनेक्टिव टिश्यू को फिर से कवर कर लेगा। बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो फिर से बनेगी,
और कनेक्टिव जो एपिथेलियम टिश्यू है वो फिर से बन जाएगा और आपका अल्सर ठीक हो जाता है। अब कार्सिनोमा को समझते हैं। कार्सिनोमा यानी कि एपिथेलियम टिश्यू में कैंसर का होना। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू में कार्सिनोमा यानी कैंसर के टाइप्स डिपेंड करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स पर। अगर एपिथेलियम टिश्यू स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है तो वहाँ पर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा, और अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो वहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा होगा। इसकी प्रोग्रेशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है हाइपरप्लासिया, उसके बाद मेटाप्लासिया, उसके बाद डायस्प्लासिया, और उसके बाद बनता है कार्सिनोमा। देखिए, जो क्रोनिक इरिटेशन होती है वो एपिथेलियम को कैंसर की ओर धकेलती है। इरिटेशन यानी कि स्मोकिंग की वजह से, या फिर एसिड रिफ्लक्स की वजह से, यानी कि आप में एसिडिटी का बनना, और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से। इसलिए एपिथेलियम टिश्यू में प्रिवेंशन ही मेडिसिन है। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरी तरह से एपिथेलियम पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर एपिथेलियम डैमेज हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। इस वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एग्जाम्पल की बात करें तो सीलियक डिजीज में जो विली होती है वो फ्लैट हो जाती है। जैसे ये नॉर्मल विलीज है जो ऐसे स्ट्रेट है, और सीलियक डिजीज में ये फ्लैट हो जाएंगी। और दूसरी कंडीशन है क्रोनिक डायरिया में। यहाँ पर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, और इससे होता क्या है कि मेल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि सामने वाले को न्यूट्रिशन मिल तो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वेट लॉस होगा और विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। देखिए, जो एपिथेलियम होता है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट टिश्यू है, यानी सबसे बाहर की लेयर एपिथेलियम होती है, और यह सबसे पहले डैमेज होगा, यानी कि डिजीज भी सबसे पहले इसी में होगा। और फर्स्ट म्यूटेशन है, यानी कि पहले कैंसर भी इसी में ही होगा। इसलिए एपिथेलियम जो है वो डिजीज का एंट्री पॉइंट है, और डिजीज का ओरिजिन पॉइंट भी है, और डिजीज को प्रिवेंशन करने का पॉइंट भी यही है। तो पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सब कुछ एपिथेलियम से ही शुरू होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो कि एपिथेलियम इज द फर्स्ट टिश्यू टू गेट डैमेज्ड, और मोस्ट डिजीज में, या फिर मोस्ट ऑफ द डिजीज स्टार्ट ही वहाँ होती है जहाँ एपिथेलियम टिश्यू फेल हो जाता है। इसलिए एपिथेलियम की प्रोटेक्शन, यानी कि डिजीज की प्रिवेंशन, कैंसर की प्रिवेंशन, और अल्सर प्रिवेंशन, इसलिए एपिथेलियम को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एपिथेलियम का प्राइमरी जो काम है वो है बैरियर बनाना। अगर बैरियर टूटा तो इन्फेक्शन की एंट्री होगी, केमिकल इंजरी हो सकती है, और कैंसर का रिस्क बनता है। अब इसके प्रिवेंशन के लॉजिक को समझो। जैसे स्किन है, एक्सेसिव केमिकल्स और डिटर्जेंट से इसको बचाओ। ओरल एपिथेलियम की बात करें तो टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, इन सबको अवॉइड करो। और जो जीआई एपिथेलियम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, उसके लिए अननेसेसरी जो ड्रग्स होते हैं, NSAIDs, उसको अवॉइड करो। यानी कि एक तो ये हो गया कि अननेसेसरी जो ड्रग्स या फिर जो मेडिसिन है उनको अवॉइड करो, और कुछ भी ऐसा जो शरीर के लिए अनहेल्दी है वो खाने से बचो। सरफेस प्रोटेक्शन यानी कि एपिथेलियम सर्वाइवल।
देखिए, जो एपिथेलियम का फंक्शन है वो डिपेंड करता है सेल वॉल्यूम पर, टाइट जंक्शन इंटीग्रिटी पर और म्यूकस सिक्रेशन पर। और जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो एपिथेलियम ड्राई हो जाता है और उसमें माइक्रो क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। प्रिवेंशन की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पियो और स्किन को और माउथ को ड्राई होने से रोको। ड्राई एपिथेलियम इज वीक एपिथेलियम, तो एपिथेलियम को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए, एपिथेलियम जो होता है वो रैपिड रीजनरेटिंग टिश्यू होता है, इसलिए न्यूट्रिशन डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इसके की न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं। देखिए, प्रोटीन ये क्या करता है, यह सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, यानी कि सेल काउंट को बढ़ाता है। विटामिन ए ये एपिथेलियल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। जिंक ये वुंड हीलिंग का काम करता है, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हीलिंग जो होती है वो देरी से होगी, अल्सर्स बनेंगी, और एक कंडीशन आती है केराटिनाइजेशन डिफेक्ट्स, ये होगा। और प्रिवेंट कैसे करना है इनको, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए और जो क्रोनिक मेल है उसको अवॉइड करो, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेने हैं। फास्ट टिश्यू नीड्स फास्ट न्यूट्रिशन। एपिथेलियम टिश्यू फास्ट है तो इसको न्यूट्रिशन भी फास्ट चाहिए होगा। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू लगातार डिवाइड करता है। क्रोनिक इरिटेशन की वजह से इसमें रिपीटेड म्यूटेशन होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो होता है उसमें क्रोनिक इरिटेशन होती है। एसिड रिफ्लक्स से जो इसोफेगल एपिथेलियम होता है उसमें इरिटेशन होती है। यूवी एक्सपोजर से स्किन एपिथेलियम होता है उसमें इरिटेशन होता है। और इन सब की वजह से जो पहली कंडीशन बनती है वो है मेटाप्लासिया, उसके बाद डिस्प्लासिया, और उसके बाद कार्सिनोमा यानी कि कैंसर। अब इसके प्रिवेंशन को समझो। तंबाकू नहीं खाना है, और जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसको ट्रीट करना है, और सन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि यूवी रेज से खुद को प्रोटेक्ट करना है। कैंसर इज नॉट सडन, इट इज एक्यूमुलेटेड एपिथेलियम डैमेज, यानी कि कैंसर अचानक से नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर कैंसर है तो आपका एपिथेलियम टिश्यू है वो डैमेज है। देखिए, एपिथेलियम सिर्फ एक वॉल नहीं होती, यह उसमें मौजूद माइक्रोबायोम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बैलेंस में रहती है। और एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स के ज़्यादा यूज से आपकी एपिथेलियम तो डैमेज होती ही है, उसके साथ ये जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं ये भी नष्ट होते हैं। अब इसके प्रिवेंशन को समझो। देखिए, एंटीबायोटिक्स का यूज़ तभी करना है जब ज़्यादा ज़रूरत हो, और एक्सेसिव एंटीसेप्टिक के यूज़ से बचाना है। हेल्दी माइक्रोबायोम्स यानी कि प्रोटेक्टेड एपिथेलियम। देखिए, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो नेचुरली अपनी पुरानी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उन्हें नई सेल्स के साथ रिप्लेस करता है। ये इसकी नेचुरल रीजनरेटिंग प्रोसेस है। अब इसको हमें कैसे करवाना है या फिर कैसे इसको मेंटेन रखना है। अगर रेगुलर मूवमेंट होती रहे और बॉडी से प्रेशर रिलीफ किया जाए तो एपिथेलियम टिश्यू अपने आप नेचुरली अपने आप को हील कर लेता है। रीजनरेशन नीड्स स्पेस एंड सपोर्ट। देखिए, जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियम को सपोर्ट करती है
यह रीजनरेशन को भी गाइड करती है, यानी कि एपिथेलियम सेल्स में जो रीजनरेशन होता है उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का रोल होता है, और इसके साथ यह जो कैंसर होता है उसको भी ब्लॉक करने का काम करती है। लेकिन बार बार एपिथेलियम डैमेज की वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है, और इससे अल्सर बनता है, और अल्सर के फैलने का रिस्क बनता है। इसलिए जो अल्सर होते हैं उन छोटे छोटे अल्सर्स को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके अल्सर को ट्रीट कर लेना चाहिए। देखिए, जो स्ट्रेस और हॉर्मोन्स होते हैं ये भी एपिथेलियम टिश्यू की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस एपिथेलियल टर्नओवर को कम करता है, और इसकी सरफेस डिफेंस इम्यूनिटी को भी कम करता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट एपिथेलियल टिश्यू की हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ सिम्टम्स जो हमें कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, जैसे अगर रिकरेंट अल्सर्स हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन पर वाइट या रेड पैचेस है, और अगर आपको क्रोनिक डायरिया है, या कि फिर आपको नॉन हीलिंग वुंड्स हो रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि आपकी एपिथेलियल फेल हो गई है, और ये सिर्फ एक माइनर इशू नहीं है, बल्कि ये काफ़ी बड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका डायग्नोसिस करवाना है, और जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। देखिए, अगर हमने एपिथेलियम को बचा लिया तो इसका मतलब हमने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो एपिथेलियम के थ्रू ही एंटर करते हैं, और कैंसर जो होती है वो एपिथेलियम में ही बिगिन होती है, और हीलिंग भी एपिथेलियम से ही स्टार्ट होती है। इसलिए प्रोटेक्ट द एपिथेलियम मीन्स यू प्रोटेक्टेड द होल बॉडी।